लोग इस वीडियो में जानते हैं पाल वंश के विषय में, और पाल वंश के विषय में बता रही हूँ। हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक वंश के विषय में बताती जाऊँगी, जिससे आप लोगों को पढ़ना भी आसान हो जाएगा। पाल वंश के सिर्फ आप लोग को संस्थापक के विषय में याद करना होगा, और उसका जो प्रतापी शासक आता है उसके विषय में। चाहे कोई भी वंशज के विषय में आपको पढ़ना है, ये देखना है कि ये वंश को हटा करके अगला अब कौन वंश आया था। जिस तरीके से 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद आया, और मगध महाजनपद में 7-7 वंशज आए थे। इनमें से एक वंश स्टार्ट रहता है, दूसरा वंश उसी वंश का सेनापति मारकर उसी वंश के राजा का सेनापति मार करके अपना एक वंशज तैयार कर लेता है। जैसे हर्यंक वंश चल रहा था, और उसका जो संस्थापक था बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बिंदुसार के विषय में नहीं, बिंबिसार के बारे में समझना। तो हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, और उसका बेटा अजातशत्रु आता है, उदयीन आता है। ये सब के विषय में आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप लोग ऐसे समझ जाओगे। तो एक हर्यंक वंश को हटा करके शिशुनाग वंश चलता है। शिशुनाग वंश को हटा करके महापद्म नंद हटा देता है, और अपना नंद वंश स्टार्ट कर लेता है। फिर मौर्य वंश स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये जितने भी वंशज आते हैं 7 के 7, ये 7 वंशज अपना वंशज स्टार्ट कर लेते हैं एक वंश को हटा करके। हर्यंक को हटा दिया शिशुनाग, शिशुनाग को हटा दिया नंद, नंद को हटा दिया कौन? मौर्य, और मौर्य को हटा दिया कण्व, कर्ण को हटा दिया शुंग, शुंग को सातवाहन। तो एक एक वंशज को हटा करके अपना 7 के 7 वंशज चलाए थे। इसी तरीके से इस पाल वंश के विषय में आपको समझना होगा कि पाल वंश की हटा करके कौन सा वंशज आ गया यहाँ पे, या फिर ये टुकड़ों में बट गए। ये आपको ध्यान में देना होगा। हर एक वीडियो में ऐसा आपको हर एक वीडियो में हर एक वंशज के विषय में आपको इतिहास का हर एक वंशज के विषय में आपको पता चलेगा, क्योंकि ज़रूरी है आप लोग को समझना। इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा करके बताती जाती हूँ, क्योंकि इतिहास में आपको लोगों को बहुत सारे कंप्लीट भी करा चुकी हूँ। अब एक एक वंशज के विषय में आप लोग ध्यान में रख लेना। पाल वंश, पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल। उनका नाम क्या था? गोपाल। गोपाल के जो गोपाल थे, ये राजधानी कहाँ इसकी थी? पाल वंश की मुंगेर में थी। कहाँ पे थी? इसकी राजधानी मुंगेर थी। जो शासक आया था उसका नाम था धर्मपाल। देखिए, बहुत सारे शासक आते हैं, उन शासक से मतलब नहीं है। जो शासक कोई काम करता है उससे मतलब होता है, निठल्ले की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कुछ काम किया है, जो प्रतापी शासक होता है, उसी के बारे में बात किया जाता है। और सब निठल्ले घूमते हैं, इससे मतलब नहीं है। जितने भी आए 1 साल 2 साल राज किए, उससे मतलब नहीं होता है। तो इस पाल वंश में हम लोग को गोपाल संस्थापक के विषय में देख लेना है, और धर्मपाल के विषय में इसने क्या क्या किया है इसके विषय में आपको देख लेना है। इसका अगला शासक आता है देवपाल। देवपाल के समय कौन अरब व्यक्ति आया था, इसके विषय में सिर्फ आपको देखना है। और उसका अगला शासक फिर आता है महिपाल। महिपाल के समय में कौन सा शासक आकर के इसको हरा देता है, ये आपको समझना होगा। और फिर अंतिम शासक मदनपाल आता है। मदनपाल के समय कैसे छोटे छोटे राज्यों में इस पाल वंश का बंटवारा हो जाता है, ये आपको सिर्फ समझना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको कि जैसे गोपाल संस्थापक थे, तो इसने क्या क्या किया था? सिर्फ संस्थापक ही थे कि कुछ काम भी किए थे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनवाया था इसने। कहाँ पे? जिला नालंदा में, बिहार शरीफ में। इसने क्या बनवाया था? उदंत विश्वविद्यालय इसने बनवाया था। इसके बाद जो अगला शासक आता है धर्मपाल। इस धर्मपाल ने भी कुछ काम किया था, इसका कुछ काम आप लोग लिख लेना। यहाँ पे गोपाल के बारे में उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? जहाँ भी आप घूमने जाते हो वहाँ के बारे में जानिए, किसने इसका निर्माण करवाया था। और जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हो उसके बारे में पता करिए कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो हर एक के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये जो धर्मपाल था, धर्मपाल ने
विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, ये है भागलपुर में। ये सब कहाँ है? ये सब देखो, जो बंगाल, पहले बंगाल में ये शासक थे और ये एरिया सब बंगाल बिहार सब एक में था। तो बिहार बंगाल के विषय में आप लोगों को समझना होगा। बिहार में लोग बनवाना स्टार्ट किए और ये जो पाल वंश बंगाल में चल रहा था, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। कहाँ पे? भागलपुर में। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? इस त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश के, राष्ट्रकूट वंश के शासक आए थे और ये पाल वंश के भी शासक धर्मपाल आए थे, लेकिन धर्मपाल हार जाता है क्योंकि प्रतिहार वंश वहाँ पे जीत जाता है। क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष? त्रिपक्षीय संघर्ष यही कि जिस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, कन्नौज का वो शासक रहता है, कन्नौज का शासक रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, चालुक्य वंश के शासक ने, पुलकेशिन ने हर्षवर्धन की हत्या कर देता है। इसके बाद कन्नौज पे शासन कौन करेगा? ये लोग आपस में युद्ध करना स्टार्ट कर दिए कि उस कन्नौज पे हम रहेंगे, और इसी में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, आपस में युद्ध हुआ, जिसमें प्रतिहार वंश जीत जाता है और प्रतिहार वंश का शासक रहता है वत्सराज। यही जाकर के वहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष, वहाँ महिपाल भोज थे, ये बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। धीरे धीरे एक एक शासक गए और इस में प्रतिहार वंश की जीत होती है, राष्ट्रकूट और पाल वंश नहीं जीत पाते हैं। इसी को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु कौन करता है? पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश का शासक रहता है, वही करता है। तो यहाँ पे आप लोगों के इसके विषय में पता चला, क्योंकि जरूरी जो चीज़ है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग लिया था? धर्मपाल। ये कहाँ था? कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। कितने कौन सा राज्य के मतलब वंशज आए थे? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। अगला शासक आता है देवपाल। कौन आता है? देवपाल। देवपाल बहुत कुछ नहीं करता है, लेकिन देवपाल के समय एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है सुलेमान। ये आकर के अच्छे खासे इनको कुछ ज्ञान देता है, किस तरीके से चलाना है राज्य। तो सिर्फ ये पूछेगा कि सुलेमान किस वंश के, किस शासक के समय आए थे, तो आप लोग देवपाल बताना, और पाल वंश के शासक के समय आए थे। अगला शासक आता है महिपाल। और महिपाल जो रहता है, ये महिपाल को चोल शासक राजेंद्र प्रथम क्या करता है? ये पहुंचता है इसके पास बंगाल में, और वहाँ से बंगाल से सोचता है कि ये चाहता है कि हम यहाँ से गंगा जल लाए। राजेंद्र प्रथम ये चोल वंश का शासक है और बहुत प्रतापी शासक था, जिसको चाहता ये हरा देता था। ये राजेंद्र प्रथम हर एक शासक को हरा देता था, लेकिन ये महिपाल को पता चला, महिपाल समझ गए कि कौन आ रहा है? राजेंद्र प्रथम आ रहे हैं। तो ये बंगाल छोड़कर ही भागना स्टार्ट कर दिए कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। कौन आ रहा है? राजेंद्र प्रथम आ रहा है, चोल वंश का शासक आ रहा है, और ये भाग गए। लेकिन वहाँ से इसने कुछ किया नहीं, इसने सिर्फ वहाँ से गंगा जल लाया था, और गंगटोक इसने एक जगह मतलब कि वहाँ पे बनवाया था, एक सुना होता है कि नदी जैसा एक तालाब बोला, वैसे बनवाया था इसने। सिर्फ यही काम इसने किया था, गंगा जल सिर्फ वहाँ से लाया था। अंतिम शासक इस पाल वंश का अंतिम शासक था मदन पाल। मदन पाल ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। यही कहती हूँ कि जो भी आपको शासक के विषय में पता चलेगा जिसने कुछ काम किया है, एक तो शासक के विषय में, एक संस्थापक के विषय में, एक अंतिम शासक के विषय में जरूरी ध्यान में रखना होता है, और जो बीच में कुछ काम किए रहते हैं उनके विषय में जरूरी आप लोग को ध्यान रखना होता है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे पीसीएस की तैयारी करने जाते हो, स्टेट विशेष कहीं भी आप, चाहे बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, आरपी पीसीएस हो, कहीं भी आप लोग जाते हो तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो सब में आपको बताना पड़ेगा। कोई भी स्टेट लेवल में आप लोग जाते हो पीसीएस की तैयारी करने, या यूपीएससी की भी अब तैयारी करते हो, उसमें जैसे एक बार क्वेश्चन कर दिया गया था यूपीएससी का, कोई इंटरव्यू में कोई बच्चा था वहाँ पे
कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन थे, ये बताइए। तो 9 रत्नों के बारे में, 9 रत्न कौन कौन थे उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन इंसान 9 के 9 थे, उनको आप लोग बता सकते हो। तो इस तरीके से अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब आप लोग ये बता सकते हो कि ये क्या था। जो इंटरव्यू आपका लेता है ना, वो कोई ऐसे आम आदमी नहीं रहता है कि वो आप कुछ उसको जानकारी नहीं है। उसको इतिहास, उसको भूगोल, उसको चाहे इकोनॉमिक्स, किसी चीज़, अर्थशास्त्र, किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। और जो सब्जेक्ट आपका पर्सनल होता है ना, उसी से चीज़ ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे आप ले लिए कि हमारा हिस्ट्री है और हमारा जो इतिहास है ये हमारा मेन है सब्जेक्ट, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ कि जो आपने मेन मान लिया है तब तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी होगा, इसी से उससे पूछा जाता है। चाहे आप जियोग्राफी ले लिए यानी भूगोल, तो उससे भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। मतलब भूगोल के बारे में, पृथ्वी के हर एक कोने कोने के बारे में आपको जानकारी लेना ज़रूरी होता है। और इतिहास अगर आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है तब तो आपको इतिहास में एक एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा। इतिहास जब से बीता है तब से आज तक कोई अपने घर का दादा परदादा का नाम याद नहीं रखता है, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं समझते हैं कि हमें अपने 7 पुरुष का नाम याद हो। लेकिन जो चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे इतिहास में, क्योंकि हमें इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम उसे याद करते हैं। लेकिन कोई 7 पुरुष अपना खुद ही याद नहीं रख पाता है, अपना वंशज याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग को याद करना पड़ता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतिम शासक मदनपाल आए और छोटे छोटे सामंत टूट गए। धीरे धीरे वहाँ पे सेन वंश स्टार्ट हो गए थे। देखिए, एक एक वंशज को मैं बताई थी कि ख़त्म करने के बाद एक एक वंशज आते हैं। जैसे वाकाटक वंश के बाद चालुक्य वंश स्टार्ट हो गए। चालुक्य को हटाकर राष्ट्रकूट वंश आ गए। तो राष्ट्रकूट वंश को हटाकर दूसरा वंश, जैसे ही एक एक वंश को हटा करके एक एक लोग आते हैं, तो इनके विषय में आपको एक एक लोग के विषय में पढ़ना होगा। ये आपको पाल वंश के विषय में समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसमें मैं आप लोगों को अगले वंशज के विषय में बताऊंगी। सिर्फ एक एक वंशज के विषय में कौन कहाँ क्या किया था, इसके विषय में आप लोगों को याद करना होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।